कल हमने मनुस्मृति के जो वर्णित सामाजिक व्यवस्था है उसके नैतिक आधार की विवेचना की थी, क्योंकि मनुस्मृति स्मृति परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अतएव यह आवश्यक हो जाता है कि हम मनुस्मृति में वर्णित जो सामाजिक व्यवस्था है उसका भी अध्ययन करें। जैसे मैं बता चुका हूँ कि प्राचीन भारतीय दर्शन में भी, राजनीतिक चिंतन में भी राजनीतिक और सामाजिक पक्षों को पूरी तरह अलग अलग नहीं माना है, बल्कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई मानी है। इस तरह मनुस्मृति में भी सामाजिक जीवन के बारे में व्यापक उल्लेख मिलता है। और मैं इस बात को आपको कल बता चुका था कि मनुस्मृति में वर्णित वर्णाश्रम व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का अपना एक महत्व है। और इसी सामाजिक व्यवस्था का जो विश्लेषण है, आलोचनात्मक मीमांसा आधुनिक युग में बहुत ज़्यादा की गई है। तो मनुस्मृति में वर्णित आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था अपने आप में महत्वपूर्ण है। वर्ण व्यवस्था, सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था का अध्ययन करेंगे कि मनुस्मृति में वर्णों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण और सभी प्रत्येक वर्ण के अपने उत्तरदायित्व को निश्चित किया गया है और वर्गों के आपसी पारस्परिक संबंधों का भी विवेचन किया गया है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था में जो सबसे शीर्ष पर निहित है वर्ण, वे ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को वह सर्वोच्च स्थान धर्म की रक्षा के कारण ही दिया गया है। मनु ने ब्राह्मणों से हमेशा ये अपेक्षा की है कि वे सम्मानित व्यवहार के अनुरूप ही अपना व्यवहार रखें। ब्राह्मणों का व्यवहार नैतिक होना चाहिए। मनुस्मृति में इस बात को कहा गया है कि जो ब्राह्मण आचरण से भ्रष्ट हो जाता है वह वेद का फल प्राप्त नहीं कर सकता। मनुस्मृति में ब्राह्मणों से यह अपेक्षा की गई है कि वे धर्मशास्त्र का अध्ययन करें और अन्य सुपात्रों तक वे पहुँचाएँ उस अध्ययन को। ब्राह्मणों से यह अपेक्षा भी की गई है कि वे अपनी पंच ज्ञानेंद्रियों और 6 कर्मेंद्रियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखें। ब्राह्मणों के जो कर्तव्य मनुस्मृति में गिनाए गए हैं वे हैं पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, दान देना और दान लेना। ये ब्राह्मणों के कर्तव्य हैं। परंतु मनुस्मृति में ये बात भी लिखी गई है कि ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि वे निरंकुश व्यवहार करें। उनको अपना व्यवहार स्वयं धर्म से मर्यादित ही रखना होगा। तो इस तरह वर्ण व्यवस्था के जो शीर्षतम स्थान पे ब्राह्मणों को जगह दी गई है और उनसे के दायित्वों को भी निश्चित किया गया है। वर्ण व्यवस्था में जो दूसरा कर्म आता है, दूसरा वर्ण आता है, वह है क्षत्रिय। प्रजा रक्षण या प्रजा की रक्षा करना क्षत्रियों का मूल कर्तव्य या दायित्व माना गया है। मनुस्मृति में कहा गया है जो कर्तव्य क्षत्रियों के गिनाए हैं वे है प्रजा की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना और विषय में आसक्ति न रखना ही क्षत्रियों के कर्तव्य हैं। इस रूप में वर्ण व्यवस्था में जो द्वितीय स्तर पर जो वर्ण आता है वह क्षत्रिय है और प्रजा रक्षण का या प्रजा की रक्षा का जो दायित्व है वह क्षत्रियों को सौंपा गया है। अब आता है कर्तव्य। आर्थिक व्यवस्था के संचालन में कर्तव्यों का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आर्थिक व्यवस्था के संचालन में वैश्यों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और वह वर्ण व्यवस्था के तीसरे क्रम में तीसरे स्थान पर आते हैं। क्षत्रियों को वैश्यों का जो दायित्व है वह है पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना और ब्याज लेना तथा कृषि कार्य करना क्षत्रियों और वैश्यों का
प्रमुख कर्तव्य घोषित किया गया है। और आर्थिक विकास में, समाज के और राज्य के आर्थिक विकास में क्षत्रियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है। चौथा वर्ण मनुस्मृति में जो वर्णित है वह शूद्र। शूद्र का कार्य अन्य 3 वर्णों की सेवा करना है। मनुस्मृति में शूद्रों को अध्ययन के लिए या वेद अध्ययन के लिए कठोरता से मना किया गया है। ये तक कहा गया है कि यदि किसी शूद्र के कान में गलती से वेदों के मंत्र पड़ जाएं तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाला जाए। तो इस रूप में शूद्रों की एक ही कर्तव्य है कि वह अन्य 3 वर्णों की सेवा करें, और इस सेवा में उसे अपमान, निंदा, इन चीज़ों की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। अब हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि इन चारों वर्णों में के पारस्परिक जो संबंध है वह मनुस्मृति में किस रूप में व्याख्यातित हुए हैं, व्याख्या की गई है। तो मनुस्मृति ने ये बात कही है कि ये जो वर्ण व्यवस्था की जो शुरुआत है, अगर हम आधुनिक संदर्भों में देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कार्य विशेषीकरण हेतु ही वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की गई होगी, परंतु धीरे धीरे आगे चलकर इस वर्ण व्यवस्था ने एक कठोर रूप ले लिया और वर्ण श्रम विभाजन की या कार्य विशेषीकरण की जो आधार था वर्ण व्यवस्था का, वो बदलकर आगे चल के सिर्फ जन्म आधारित व्यवस्था में ही तब्दील होकर या बदल कर रह गया। यद्यपि मनुस्मृति में शूद्रों के प्रति कई पूर्वाग्रह के वक्तव्य हम देखने को मिलते हैं और उसका कोई तार्किक आधार भी हमें नहीं प्राप्त होता, परंतु फिर भी एक बात हमें स्वीकार करनी चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था तभी आदर्श रूप में संचालित रह पाएगी जब सभी वर्णों में एक जो संबंध है वह परस्पर सौहार्दपूर्ण रहें। इस हेतु वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों को अलग अलग खंडों में बांटना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके पारस्परिक जो संबंध हैं वह भी बेहतर होने चाहिए। मनुस्मृति में इसलिए प्रत्येक वर्ण के जो कर्तव्य में निर्धारित किए गए हैं और प्रत्येक वर्ण के सदस्यों पर जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, ख़ास तौर पर जो शीर्षतम पद है या शीर्षतम वर्ण है, ब्राह्मण या क्षत्रिय, वैश्य, उनसे धर्म आधारित व्यवहार की अपेक्षा की गई है। तो एक नैतिक व्यवहार रखते हुए चारों वर्णों में अगर पारस्परिक संबंध होंगे तो सामाजिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य कर पाएगी। मनुस्मृति में भी इस आवश्यकता को महसूस किया गया है।